Hello everyone, welcome to Thaiма Life. So अभी हम ऑडियो बुक सुन रहे थे रिच डैड पुअर डैड. नाउ वी आर टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाना पकाएंगे और क्या चल रहा है. और अभी हमने जितना पढ़ा उतना तो आप देख ही सकते हो वीडियो के अंदर. बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली स्टेज. जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. पैसे को यूटिलाइज़ करना सीखो कि कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं पैसे को सही तरीके से, कैसे एसेट में, स्टॉक्स में. हालांकि ये बहुत डीप चला जाता है क्योंकि आपको पता है स्टॉक्स पढ़ने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ती है और प्रोबेबिलिटी होती है कि हम शायद उतना पैसा ना बना पाए जितना इस बंदे ने बनाया. बट अपने को क्या, अपने को उतना ज़्यादा नहीं बनाने का, अपने को थोड़ा बनाने का कि अपनी लाइफस्टाइल चल सके. So let's begin the audiobook Rich Dad Poor Dad. Start करते हैं. क्योंकि इसमें समय लगेगा. पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए. पर सिर्फ शायद. अगर हार आपको कमजोर बना देती है या आप पर मेंटल प्रेशर डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सेफ गेम ही खेलें. अपना जॉब करते रहें. बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, पर याद रखें कि इनमें भी रिस्क होता है. हालांकि ये ज्यादा सेफ होते हैं. मैं सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास और फ्रांट टार्केंटन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असेट वाले कॉलम को पढ़ाना आसान है. ये कम बुद्धि का खेल है. इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है. 5th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट भी ये कर सकता है. पर असेट वाले कॉलम को तेजी से पढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है. इसमें हिम्मत, धीरज और हार झेलने की ताकत की जरूरत है. हारने वाले हार से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है. अलेमों को याद रखिए. कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना. आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है. हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था. हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है. और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सन के आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है. हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं. हम सभी के मन में डाउट होता है. मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है. हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं. हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं. क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं. क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हो. या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या नहीं. वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो, या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता. तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो. डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते. हम आगे बढ़ने में नाकाम होते हैं, तो हम सेफ चीजों के साथ ही बने रहते हैं और मौके हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं. हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं. हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा. फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की वार्निंग को शोर कहते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं. शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है. अक्सर दोस्तों से, परिवार से, कलीग से और मीडिया से.
लिंच 1950 के दशक के दौरान का एक्सपीरियंस बताते हैं, जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा पब्लिश किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद आज वे फाइनेंशियल रूप से आजाद होती। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की सेल बढ़ गई। वॉशिंगटन स्टेट में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंट को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी नेशनल टीवी एड में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। एड फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की सेल भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दुनिया में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में डाउट और डर पैदा ना हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में रिचर्ड नाम का मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वो स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत इम्प्रेस था। फिनिक्स रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और कैपिटल बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम प्योर इन्वेस्टर्स हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की, जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत सिर्फ $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे ये बहुत फायदे का सौदा लगा। एक्साइटेड होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तुरंत फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि इस मुद्दे पर उसने अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वो ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका दोस्त इन्वेस्टर है? रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी, तो रिचर्ड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उसने बस यही कहा कि वो बस ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से हर महीने $1,000 रेंट मिल रहा था। सर्दियों के पीक सीजन में हर महीने $2,500 मिलने लगा, यानी कि $2,500। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वो शुरुआत में $5,000 चुका दे और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस शुरू हो जाता। आज भी वो कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हम सबको इफेक्ट करता है। यही डाउट्स हमें ले डूबते हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में अपने एसेट का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर हर साल 16% कमाता हूं, जो कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से काफी ज्यादा है। ये सर्टिफिकेट रियल एस्टेट द्वारा सिक्योर्ड होते हैं और स्टेट के कानून द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो यकीनन ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं, जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है। वो भी काफी सेफ फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि उन्हें कैश में नहीं बदला जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि ये रिस्की है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या इन्वेस्टमेंट मैगजीन से। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं और वे दूसरे आदमी को जो ऐसा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम इनकम की उम्मीद करता हूं वो 16% होती है, पर जिन लोगों के मन में डाउट होता है
वे सिर्फ 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। डाउट बहुत महंगा साबित होता है। मेरा मानना है कि यही डाउट और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सेफ गेम खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपके डाउट ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि रैट रेस से बाहर निकलना आसान है, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, पर इन डाउट्स के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। डाउट करने वाले लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, डाउट और डर के कारण इंसान डाउट करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सिर्फ बुराई करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने साफ साफ बताया कि क्रिटिसिज्म से दिमाग बंद जाता है, जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस के जरिए से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले अंधे हैं, और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की एबिलिटी किसी भी तरह की सक्सेस की चाबी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक दमदार तरीका है। पर जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। किसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं, किसी को मेरे अमीर डैडी शक करने वाले लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो सिर्फ बुराई करते हैं, एनालाइज नहीं करते, ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनके डाउट्स और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रैट रेस से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे एनालाइज करने के बजाय बुराई करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सक्सेस की चाबी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सक्सेस की चाबी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मैनेजर खोजना। अक्सर किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता, इसे सक्सेस की चाबी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट को ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस तेज किया जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस पावरफुल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने दोस्त के साथ गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वो तमाम कारण बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। ये फिगर मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने मौजूदा ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने तुरंत एक नई ऑयल कंपनी की खोज कर दी जिसे उसके रियल वर्थ से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी।
मेरा ब्रोकर्स इस नई कंपनी को लेकर अच्छा खासा एक्साइटेड हो गया और मैंने 65 सेंट पर शेयर के रेट पर 15,000 यानी कि 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत पर गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वो 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 पर शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। एनालिसिस करने की बजाय छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्टॉक किस तरह काम करते हैं तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है जो प्राइस गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता इस पर ध्यान फोकस करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान फोकस करते हुए नहीं देखता हूं तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं पर वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गों को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका बिजनेस चौपट हो गया और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर बस गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने पर पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी आदमी थे। अमीर डैडी हार्लेन सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप डाउट में हो और थोड़े से डरे हुए हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और वीकेंड में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, पर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही बिजी रहा। निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी जॉब चली जाती है। आज मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने हेल्थ की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे बिजी हैं और वे बिजी बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। असल में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे जॉब में या बच्चों के साथ बिजी नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं, पर वे अंदर से जानते हैं कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का पालन पोषण इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी मां कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं, पर हम में से हर एक अच्छी चीजें, नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें हासिल करना चाहता है तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए अक्सर माँ बाप इच्छा को गिल्ट से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी।
या फिर तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत सा पैसा है। क्या तुम ये सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, पर उन शब्दों में जो गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर था, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके अपोजिट गिल्ट का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे ये खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह से दिवालिया है, पर वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, पर उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे पोस्ट में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस लाइन से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही लाइन अक्सर सुनने को मिल जाया करती थी। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस लाइन से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन झूठी होती है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था कि ये जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर एक्सरसाइज करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, पर मैं अभी थका हुआ हूं, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूं, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है। मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन दुख से भरी हुई है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से संभावनाओं, एक्साइटमेंट और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, पर वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। इस लाइन से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे ये कहते थे कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें गोल को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें गोल को हासिल करने के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे थे। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस रेस से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और आइडिया अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख। हम इसे नहीं खरीद सकते, या सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो,
या फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचती? और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में गिल्ट भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WII FM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने। ये आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। पर वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे। गिल्ट लालच से बुरा होता है, क्योंकि गिल्ट के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। पर मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो ये सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं? चलो बियर पिए। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। आमतौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, पर उन्हें अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। पर क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं?
इंस्पिरेशन। अमीर डैडी ने कहा, अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? GoPro, आपके बजाय अपने stop recording. क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। मैंने क्लियर ऑप्शन GoPro, चुनते हुए stop कहा, recording. अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो GoPro, आप कुछ भी stop नहीं recording. कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो। नहीं सुन रहा भाई वो। GoPro, stop recording.